इस वीडियो के अंदर हम अप्रैल सर्किट 23 का पाथ वैल्यू नाम का सवाल सोल्व करेंगे। तो इस सवाल के अंदर अपने को क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है एक कनेक्टेड ग्राफ है जी, जिसके पास n नोड्स हैं और m एजेज हैं, और यहाँ पे एजेज हमारी बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या है कि हर नोड की कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, और हम पाथ की वैल्यू डिफाइन करते हैं मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ एडजेसेंट नोड्स इन द पाथ। तो इसका मतलब क्या है? तो मान लिया कि हमारे पास एक पाथ है, आर्बिट्रेरी पाथ, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ये मेरा पाथ है, यहाँ पे वैल्यू मेरी 1 है, यहाँ पे वैल्यू मेरी 5 है, यहाँ पे वैल्यू मेरी 4 है, और यहाँ पे वैल्यू मेरी मान लिया 10 है। ठीक है, तो इस पाथ के लिए मेरी वैल्यू ऑफ पाथ क्या होगी? इन्होंने क्या बताया है कि मैं पहले इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लूँ 4, इनका डिफरेंस 1 और इनका डिफरेंस 6, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू मेरी है 6, तो पाथ की वैल्यू हो गई मेरी 6। ठीक है, तो पाथ वैल्यू ऑफ पाथ है मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ एडजेसेंट नोड्स। ठीक है, चलेगा। अब पाथ का मतलब क्या है? पाथ कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ नोड्स स्टार्टिंग विद द नोड एस, एंडिंग नोड ई है हमारा, और सिंपल पाथ, ऑल पाथ आर डिस्टिंक्ट एंड नोड्स आर इन जी। तो अपना ये जो पाथ है, ये है सिंपल पाथ। क्या चीज़? सिंपल पाथ। सिंपल पाथ का मतलब क्या है कि हमारा स्टार्टिंग फिक्स्ड है, एंडिंग फिक्स्ड है, ये अपने को सवाल में गिवन है, और बीच में जो नोड्स आएंगे, मान लिया मेरा नोड V1, नोड V2, नोड V3 अप टू सो ऑन, और ये से कनेक्ट हो गया। तो ये जो मेरे सारे नोड्स हैं, ये आपस में डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब कि S V1 V2 V3 अप टू Vn, और जो भी है E, ये सारे आपस में डिस्टिंक्ट हैं। ये है हमारा सिंपल पाथ। ठीक है, तो अपने को दे रखा है कि स्टार्टिंग नोड है, अपने पास एंडिंग नोड दे रखा है, अपने को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पाथ बतानी है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नोड एस एंड एंडिंग एट नोड ई। इसका मतलब क्या है? तो मान लिया मेरे पास कोई भी ग्राफ गिवन है, ये वाला मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला मेरा मान लिया एंडिंग पॉइंट है, और मान लिया ये मेरे पास एक पाथ ये हो गया, और जहाँ पे मेरे पास एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, और मान लिया मेरे पास एक पाथ यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास कितने पास हैं? मैं इनकी नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4। हमारे पास है S1 3 4 E, S1 3 E, और कौन सा बात है? हमारे पास है S2 3 4 E और S2 3 E, और ऐसे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ये तो छोटा सा ग्राफ है, और बड़ा ग्राफ हो तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे पाथ्स होंगे। तो सवाल क्या बोलता है कि मैं इसकी पाथ वैल्यू निकालूं, इसकी पाथ वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू निकालूं, और इसकी वैल्यू निकालूं। ठीक है, और फिर इन सभी वैल्यूज का मैं ले लूं मिनिमम। सवाल मेरा ये बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑल पॉसिबल पाथ्स के लिए अगर किसी तरह उन सब का मैक्सिमम स्टोर कर लूँ, और फिर करंट नोड पे मिनिमम निकाल लूँ। अगर ये कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है तो ठीक है, कोई उस अप्रोच की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस सवाल के अंदर डीपी नहीं लगेगी। और डीपी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं आ रही। क्योंकि अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, तब हम डीपी के बारे में सोच सकते हैं, और अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं है, मतलब हमें पता नहीं है नोड किस ऑर्डर में प्रोसेस करने हैं, तो हम उस केस में डीपी लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें डीपी के अलावा कुछ और अप्रोच सोचनी पड़ेगी। एक अप्रोच जो काम करेगी इसमें, वो तो हो गई अपनी ब्रूट फोर्स सिंपल बैक ट्रैकिंग वाली। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। जितनी भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, उतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर वो होगा, वो हो गई हमारी ब्रूट फोर्स। इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 तक हैं, तो अपना काम नहीं बनेगा ब्रूट फोर्स से, क्योंकि TLE दे देगा वो बैक ट्रैकिंग का। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा बाइनरी सर्च की तरफ, और देखेंगे बाइनरी सर्च इसके अंदर कैसे लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च लगाने के लिए मैं एक चीज़ देखता हूँ। अपने को क्या करना है? अपने को वैल्यू को मिनिमाइज करना है। ठीक है, वैल्यू मिनिमाइज करने का मतलब क्या है? तो मान लिया मेरी वैल्यू 10 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अपने को सवाल में मिनिमाइज करना है ना, कहाँ गया? हाँ, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पाथ। अपनी वैल्यू अगर मान लिया 10 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक पाथ ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर ये जो नोड्स का डिफरेंस है, वो मेरा 10 से छोटा है हमेशा। ऐसे मैं मान सकता हूँ। मतलब क्या हुआ कि मान लिया मेरी वैल्यू 10 है, और ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरी एंडिंग है, और ये मेरा कोई भी पाथ आ रहा है।
इसका मतलब होगा कि एडजेसेंट नोड्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 10 से छोटा है, सीधी सी बात। और इस सवाल को मैं अल्टरनेटिवली कैसे लिख सकता हूँ? अपने पास क्या है, अपने पास नोड्स के अंदर वैल्यू दे रखी है और दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूनिक एज है ही। तो मैं क्या करूँ, नोड्स के अंदर अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे मान लिया 5 है, यहाँ पे मेरी वैल्यू 10 है, तो मैं एज को वेट दे देता हूँ 5 का और नोड्स की वैल्यू को मैं इग्नोर कर दूँ। ठीक है, अल्टरनेट एग्जाम्पल के लिए मान लें यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 10 है, तो मैं 10 और 1 काट के मैं एज के ऊपर वेट असाइन कर देता हूँ 9, जो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, हम एजेज के वेट्स के ऊपर बात करेंगे। v इक्वल टू 10 होने का मतलब है एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है सच डैट मेरे एजेज की जो वैल्यूज है वो मेरी सारी 10 से छोटी और इक्वल है। क्योंकि अगर v की वैल्यू 10 है मतलब एटलीस्ट एक एज ऐसी होगी जिसके ऊपर वेट की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को क्या बताना है बेसिकली, अपने को मैक्सिमम एज वेट को मिनिमाइज करना है। मतलब कि अपने को पहुंचना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ऐसे पाथ के थ्रू, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं जिसके अंदर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, मतलब कि वहाँ से चलते हैं। अगर मान लिया मैं वी को मैक्सिमम एज वेट रखता हूँ, ठीक है, कि हम सवाल को उल्टा कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम अलाउड एज वेट कितना है और हम चेक करेंगे कि क्या पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो पहला केस, अगर मैं मैक्सिमम अलाउड एज वेट को इन्फिनिटी रख देता हूँ या आई एन टी अंडरस्कोर मैक्स रख देता हूँ, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैं किसी नोड के ऊपर बैठा हूँ और मान लिया ये नोड यू है, ये नोड वी है और इसके एज का वेट है मान लिया मेरा 100। ठीक है, और मैं मैक्सिमम अलाउड एज वेट को मान लिया रख रहा हूँ 101। इसका मतलब है अगर मैं नोड यू के ऊपर हूँ, 101 की लिमिट के अंदर रहते हुए मैं यू से लेके वी तक जंप कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया मेरे मैक्सिमम अलाउड एज वेट की वैल्यू 99 होती, इसका मतलब है कि मेरी जो मैक्सिमम पाथ की वैल्यू है वो 99 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब है मैं यू से लेके वी तक नहीं जाऊँगा, ये वाली एज में ट्रैवर्स नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम अलाउड एज वेट को इन्फिनिटी रखता हूँ तो क्या मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुँच सकता हूँ? और इसका आंसर होगा येस। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली सवाल के अंदर दे रखा है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई एक रास्ता एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट एक पाथ एग्जिस्ट करता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुँचने का। और अगर मैं सारी एजेस को अलाउ करता हूँ तो कोई ना कोई पाथ तो एग्जिस्ट करेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाने का। यहाँ पे आते हैं, अगर मैं मैक्सिमम अलाउड एज वेट को 0 रख देता हूँ, इसका मतलब है स्टार्टिंग से लेके एंड तक निकलने में क्या मैं जा सकता हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और अगर हम ये देखें कि एडजेसेंट का, ठीक है, हो सकता है कि पाथ वेट हमारा 0 हो जाए। ऐसा हो सकता है कि हमारा इस नोड की वैल्यू 3 हो और अगले नोड की वैल्यू भी 3 हो, तो इस केस में एज वेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में हम ट्रेवर्स कर सकते हैं अगर एज वेट हमारा 0 है। बट बेसिकली अगर मान लिया कि मेरे पास ये है स्टार्टिंग नोड, दूसरा नोड, एंडिंग नोड, यहाँ पे वैल्यू वैल्यू मेरी मान लिया 10 है, यहाँ पे वैल्यू मेरी मान लिया 10 है और यहाँ पे वैल्यू मेरी मान लिया 20 है। तो एज वेट यहाँ पे हो गया 0, एज वेट यहाँ पे हो गया 10, 20 में से 10 का डिफरेंस। तो अगर मैं मैक्सिमम एज वेट को 0 करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक तो पहुँच सकता हूँ, लेकिन इससे आगे मैं एंड तक नहीं पहुँच सकता। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा मेरे ग्राफ के अंदर कुछ पाथ अलाउ होते रहेंगे। तो जैसे मान लिया कि मेरे एज वेट के अंदर, गिवन एज वेट के अंदर मान लिया मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे एंडिंग है और ये मेरा पूरा ग्राफ है, इसके अंदर बहुत सारे वो एजेस है वो आ रहे हैं। अगर मैं मान लिया मेरे गिवन वी वैल्यू के लिए मेरे पास कुछ एजेस में ट्रेवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं वी को इंक्रीज करता हूँ तो इस सेट के अंदर मेरे नंबर ऑफ एजेस बढ़ेंगे, कम तो होने नहीं वाले। तो अगर मान लिया मेरी वी की वैल्यू 10 थी, तो 10 से छोटे वाली सारी एजेज को मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ। और अगर मैं वी को 11 बनाता हूँ तो और मेरे पास कोई एक ऐसी एज होती जिसका एज वेट 11 है, तो इस ग्राफ के अंदर वो एज मेरी बढ़ती जाएगी और पुरानी वाली एजेस तो आएंगी क्योंकि अगर वो 10 से छोटी थी 11 से छोटी होंगी और नई एजेज मैं ऐड करता जाऊँगा। हो सकता है नई एज ऐड हो, नई एज ऐड ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे करते करते मैं जानता हूँ अगर मैं वी को आई एन टी मैक्स तक लेके जाऊँ या इन्फिनिटी तक लेके जाऊँ, मेरा सारा का सारी एजेज कवर हो जाएंगी। मैं ये जानता हूँ v इक्वल टू 0 से मेरी स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ एजेज होंगी और हो सकता है मेरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पाथ ना हो।
तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मतलब कि इससे जस्ट पहले अगर मैं v की वैल्यू को कैपिटल V माइनस वन रखूँ, जहाँ पे कैपिटल V हमारा आंसर है, कैपिटल V माइनस वन के अंदर मेरा कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन जैसे ही मैं कैपिटल V के ऊपर आ गया, मेरे आंसर के ऊपर आ गया, एटलीस्ट एक पाथ एग्जिस्ट करेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और मैं बोलता हूँ यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और लॉजिक यही बोलता है कि अपनी मिनिमम वैल्यू यही होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं V से नीचे जाता हूँ तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सवाल एप्लीकेबल नहीं है। अपने को निकालना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी पाथ जा रहे हैं उन सब में मिनिमाइज करना है मैक्सिमम एज वेट को। तो उस केस में ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा वैलिड होगा। तो हमारा सवाल किस में रिड्यूस हो गया, हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ v की वैल्यू जो है जिसके ऊपर मेरा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता मैं उसको लिख देता हूँ 0, और एंडिंग में जाके कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मेरा पाथ एग्जिस्ट करेगा, इसको मैं लिख देता हूँ 1। तो कहीं ना कहीं जाके मेरी ट्रांजिशन आएगी, यहाँ पे मेरी पाथ एग्जिस्ट करता है और इससे पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, और इससे जस्ट बाद मेरा पाथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या होगा, अपने को क्या आंसर चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं विकीपीडिया के ऊपर जाऊँ और बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम को देखूँ और वहाँ पे मैं क्या करूँ, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट की एल्गोरिथम को देखूँ, तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट की एल्गोरिथम क्या बोलती है मेरे को, लेफ्ट मोस्ट क्या नाम था, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट की एल्गोरिथम अपने को ये वाला इंडेक्स पकड़ा देगी। तो अगर मेरा v के ऊपर ये वाली वैल्यू 1 है तो ये जो एल्गोरिथम है अपने को v वैल्यू रिटर्न कर देगी। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूँगा बूल पाथ एग्जिस्ट, यहाँ पे मेरे पास एडजेंसी मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग नोड, यहाँ पे मेरे पास एंडिंग नोड, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम अलाउड वेट, ठीक है। और मैं सिंपली लगाऊंगा BFS और फिर सर्च करूँगा कि कैन वी विजिट E from S if we can visit return true else return false, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम अलाउड वेट का कैसे यूज करूँगा, और तो जहाँ पे हम क्या करते हैं क्यू के अंदर पुश बैक करते हैं, इसके अंदर में हाँ एक और वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी मेरी वैल्यूज जो मेरे नोड्स की वैल्यूज है। तो पुश करने से पहले मैं चेक करूँगा इफ़ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ करंट नोड माइनस वैल्यूज ऑफ नेबर इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अलाउड वेट, तभी मैं क्यू के अंदर पुश करूँगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा BFS का कोड। और इसका यूज करके हम बाइनरी सर्च में कैसे लगाएंगे, तो L को हम 0 सेट करेंगे, L को मैंने 0 सेट किया, R को मैंने N सेट किया, N हो गया, और फिर वाइल L लेस देन R मिड वैल्यू कैलकुलेट करूँगा इफ़ फंक्शन वैल्यू इक्वल टू फॉल्स या नोट ऑफ फंक्शन वैल्यू, कुछ भी चलेगा। मैं क्या करूँगा, तो मैं L को सेट कर दूंगा m+1 एल्स R = m, और मैं सिंपली कर दूंगा सी आउट या आउटपुट में L, ये मेरा आंसर हो जाएगा।